वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं एमए हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही रोचक और थोड़ा सा कठिन प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, जो है भारतीय काव्य शास्त्र। सामान्यतः ये किसी विश्वविद्यालय में एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नाम से प्रश्न पत्र चलता है, और कहीं कहीं पर आलोचना शास्त्र के नाम से और किन्हीं विश्वविद्यालय में भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से यह प्रश्न पत्र चलता है। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। साथ ही मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, और साथ ही में जो बेसिक इसके कंसेप्ट हैं, जो मूल स्थापनाएं हैं कि साहित्य क्या है, साहित्य के प्रयोजन क्या हैं, यानी काव्य क्या है, काव्य हेतु क्या है, इस सब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, तो अंत तक जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। तो पहले मैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात कर लेता हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। काव्य हेतु का परिचय दीजिए, यानी काव्य हेतु क्या है। साहित्य की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। भरत के रस सूत्र की व्याख्या कीजिए। ये मैं महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बता रहा हूँ, इस पर संक्षिप्त में हम चर्चा भी करेंगे। रस सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो रस सिद्धांत है भारतीय काव्य शास्त्र में 6 सिद्धांत माने गए हैं, उसमें से रस एक सिद्धांत है। साधारणीकरण से आप क्या समझते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलंकार संप्रदाय को संक्षेप में समझाइए। साधारणीकरण का जो कहना चाहिए प्रादुर्भाव हुआ है, या इस संकल्पना का जो जन्म दिया है संकल्पना को, वो चर्चा होती है भट्टनायक जब आते हैं तब से चर्चा होती है। भट्टनायक कौन है? देखिए, रस सूत्र तो भरत मुनि ने दिया है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे क्योंकि विषय तो बहुत बड़ा है। लेकिन आप पहले सामान्य जानकारी रखिए, उससे फिर हम सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे। तो रस सूत्र है, रस संप्रदाय है। रस सूत्र की व्याख्या यानी रस सूत्र दिया था नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने, और उसके बाद उनके परवर्ती आचार्यों ने उस पर भाष्य लिखे या टीकाएं लिखी, यानी उसकी व्याख्या की। तो उसमें भट्ट लोलट हैं, शंकुक हैं, और तीसरे नंबर पर भट्टनायक आते हैं। तो भट्टनायक ने साधारणीकरण की संकल्पना दी। अगला है अलंकार संप्रदाय को संक्षेप में समझाइए। अगला प्रश्न है रीति काव्य की आत्मा है, कैसे ये आपको समझाना है। कहीं पर ये कमेंट भी आया था कि सर इसमें हम लिखें उत्तर कैसे। देखिए, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। शब्द सीमा प्रश्न के हिसाब से होती है, प्रश्न जैसा होगा उसके हिसाब से है 2 नंबर में पूछा क्या जा रहा है। लेकिन सामान्यतः अगर शब्दों की बात करें तो 2 अंक का प्रश्न है तो 4-5 लाइनों में आप उसे संक्षिप्त करिए। 5 नंबर का प्रश्न है तो 3-4 पेज तक ले जाइए। डिपेंड कर रहा है कि आपका पेपर कितने का है और समय कितना दिया गया है, उन सब बातों पर डिपेंड करता है। जैसे ध्वनि संप्रदाय का परिचय दीजिए। अब केवल परिचय आपको देना है तो कम से कम 100 से 150 शब्द, यानी एक जो आपको पेज लिखना रहता है, कम से कम उतने पेज में तो आपको परिचय देना है। अगर यही 5 अंक का प्रश्न आता है तो कम से कम आपको 3 पेज इसमें आपको लिखना है। तो ध्वनि संप्रदाय क्या है, ध्वनि की संकल्पना कहाँ से आई, किसने दिया, उन पर विचार क्या है आचार्यों के, वो लिखना है। वक्रोक्ति काव्य का जीवन है। आचार्य कुंतक के इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब देखिए, अगर 3 नंबर में आया तो आपको क्या करना है, आपको फिर ये लिखना है वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहा है कुंतक ने, फिर कुंतक कौन है, वक्रोक्ति संप्रदाय आ गया, यहीं से वक्रोक्ति संप्रदाय की शुरुआत होती है, इसके विषय में आपको लिखना होगा। अंक के हिसाब से और समय दोनों के हिसाब से डिसाइड होता है। ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि कम लिखने वालों को कम अंक मिलते हैं, या ज्यादा बहुत ज्यादा लिख लिया आपने, सप्लीमेंट्री कॉपी भर दी है तो ज्यादा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप मान के चलिए कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो आपने परीक्षा में लिखा है उत्तर, वो आंख बंद करके चेक नहीं कर रहा है, वो प्रोफेसर ही रहता है, और वो पूरा देखकर, पहली बात तो जो आपके पहले प्रश्न होते हैं ना, जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं, पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न अच्छे से पढ़ के समझ जाते हैं कि आप की गहराई कितनी है। इसलिए जब भी आप पहला प्रश्न यानी पहले 1-2 पेज के जो प्रश्न हल करते हैं उनको
बहुत सावधानी से हल करिए, गहराई से हल करिए, और उसमें बातें रिपीट मत करिए। बार बार वही बातें रिपीट करते हैं बच्चे और कॉपियां भरते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा आप कतई मत करिए। आप संक्षिप्त लिखिए, सटीक लिखिए, जो पूछा गया है वही लिखेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ऐसा करके देखिएगा। आदर्श उत्तर लेखन के अंतर्गत मैं यही बताता हूं आपको। ध्वनि के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इसके प्रमुख भेदों का परिचय दीजिए, है ना। तो आपको ध्वनि का बताना है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि का इंपॉर्टेंस क्या है और इसके भेद कौन कौन से हैं। औचित्य संप्रदाय की विवेचना कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 6 संप्रदाय हैं। आलोचना से आप क्या समझते हैं। हिंदी आलोचना के विकास क्रम को समझाइए, है ना। हिंदी आलोचना कहाँ से शुरुआत होती है हिंदी आलोचना की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की सौष्ठववादी आलोचना पद्धति का आपको मूल्यांकन करना है, और शुक्ल जी की आलोचना पद्धति किस प्रकार की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कीजिए। अब हम थोड़ा सा समझते हैं ये जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र का देखिए नाम कुछ भी हो सकता है, पर ये जो सिलेबस है जिसमें कि साहित्य क्या है, साहित्य का स्वरूप क्या है, साहित्य का प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है और इसके तत्व क्या है साहित्य के। फिर जो प्रमुख संप्रदाय हैं जिनकी मैं अभी इस स्लाइड में चर्चा करूंगा, रस संप्रदाय हो, अलंकार संप्रदाय हो। अभी तक आपने अगर आप हिंदी से या हिंदी साहित्य विषय से नहीं जुड़े हैं तो अभी आपने सिर्फ रस पढ़ा होगा कि ये वीर रस होता है, ये रौद्र रस है, भयानक रस है, ये इतने 9 रस या 11 रस जो जितने भी आपने पढ़े हैं वो आपने पढ़े हैं। अलंकारों के विषय में आप अनुप्रास, रूपक, उपमा इतने ही जानते हैं, जबकि अलंकार अग्नि पुराण में 102 अलंकारों की चर्चा की गई है। और महत्वपूर्ण एग्जामों में भी लगभग 22 से 25 तो आपको पता होना चाहिए, जो परीक्षा की दृष्टि से भी आपको आना चाहिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपने केवल दो ही चीजें सुन रखी हैं, लेकिन संप्रदाय के रूप में 6 संप्रदाय आपके सिलेबस में, इनके बारे में चर्चा कर रहा हूं और इनके प्रवर्तक कौन है या इसे लाया कौन है। जैसे रस संप्रदाय, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। इनकी रचना कौन सी, नाट्यशास्त्र। इनको याद रखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें पूछा जाता है कि नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो याद रखिए भरत मुनि की है। ऐसा पूछा जाता है कि भरत मुनि की कौन सी रचना प्रसिद्ध है, तो नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र में किसका जिक्र किया गया, तो रस संप्रदाय के विषय में विस्तार से चर्चा दी है। और नाट्य शास्त्र तो एक बृहद विषय है जिसमें नाटक और अभिनय इनका उत्तम संयोजन किया गया है। अगला महत्वपूर्ण संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है भामह, आचार्य भामह। रीति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन। तो इन्होंने रीति के बारे में बताया। तो ये सभी संप्रदाय हैं। तो जैसे भरत मुनि जी अब कहते हैं कि रस की आत्मा क्या है, तो काव्य की आत्मा क्या है, तो वो रस है। ऐसा रस संप्रदाय के लोग मानते हैं। हिंदी साहित्य जगत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, डॉक्टर नगेंद्र हो, ये भी रसवादी आचार्य माने गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। अब पहले मैं आप थोड़ा सा डिस्कस कर लूं 6 संप्रदाय को, फिर बताता हूं कि संप्रदाय क्या है। संप्रदाय को क्या कह सकते हैं हम, इंग्लिश में स्कूल कह सकते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक, जिन्होंने कहा वक्रोक्ति काव्य जीवितम। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र। तो ये प्रमुख संप्रदाय जो हैं या जो इनके प्रवर्तक आचार्य हैं, ये बल देते हैं किस पर, कि काव्य की आत्मा क्या है। देखिए इस विषय पर बड़ा विशद विवेचन हुआ है कि काव्य या साहित्य जो है वो है क्या कविता या कहानी, जो भी आप रचना पढ़ रहे हैं, उसमें फाइनली या अंतिम रूप से क्या मिल रहा है पाठक को या श्रोता को। उदाहरण के लिए अगर आप कोई फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलता है। तो रसवादी मानते हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें की अंतिम जो स्वादन है या जो अंतिम लक्ष्य है वो रस है। इसके कारण ही रस को काव्य की आत्मा माना गया है। पर अलंकारवादी कहते हैं नहीं, ये कोई रचना आपको अगर अच्छी लग रही है या आनंद कर रही है तो वो अलंकार के कारण है, इसलिए अलंकार काव्य की आत्मा है। और इसके सबसे बड़ा अलंकारवादी रीतिकाल में आचार्य केशवदास भी हुए हैं, और भामा की परंपरा तो है ही। फिर रीति संप्रदाय वामन कहते नहीं, रीति जो है, रीति के कारण जो है
काव्य ग्राह्य होता है, अच्छा लगता है। तो वामन या उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वामन के बाद वाले, वो रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। पर कुंतक कहते नहीं, जो वक्रोक्ति, वक्र यानी टेढ़ा, और उक्ति यानी टेढ़ी उक्ति जो कहे, यानी जो बात सीधी ना कहे, थोड़ा सा घुमा फिरा के कहे, इसके कारण जो काव्य है वो रसास्वादन होता है, आनंदित करता है। इसलिए वक्रोक्ति जो है काव्य की आत्मा है, ऐसा आचार्य कुंतक मानते हैं। हालांकि अकेले इनके ज्यादा परवर्ती आचार्य नहीं रहे हैं। माना वक्रोक्ति ने एक जैसे कि अलंकार संप्रदाय क्या मानता है कि वक्रोक्ति एक अलंकार मात्र है, और आचार्य कुंतक ने तो पूरा संप्रदाय बना दिया कि ये तो वक्रोक्ति संप्रदाय ही है, और इसी कारण क्या है, काव्य की आत्मा क्या है, वक्रोक्ति है। इसलिए उन्होंने कहा है वक्रोक्ति काव्य जीवतम। तो ये छोटी छोटी लाइन जो संस्कृत की है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगी। देखिए संस्कृत से ही रेफरेंस लिया जाता है। जब हिंदी साहित्य में आप भारतीय आलोचना शास्त्र पढ़ते हैं या भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, तब हमें संस्कृत की ही शरण लेने पड़ती है। इसलिए आपको ये सब नाम जो आपको आते हैं, और इसलिए थोड़ा सा इन नामों से आप फेमिलियर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है प्रश्न पत्र पर। अभ्यास आपको करना आवश्यक है। अगला जो संप्रदाय वह ध्वनि संप्रदाय, उसके आनंद वर्धन। फिर वही वाली बात होती है कि ध्वनि जो ध्वनि संप्रदाय के मानने वाले हैं वो कहते हैं कि ध्वनि काव्य की आत्मा। इसी तरह औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र, उनके जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, वो कहते हैं औचित्य जो है काव्य की आत्मा है। तो इन्होंने अपने अपने तर्क भी दिए हैं, और इनसे संबंधित प्रश्नों का आपको अभ्यास करना है। मुख्य रूप से रस और अलंकार संप्रदाय को विस्तार से आपको अध्ययन करना है। रीति संप्रदाय के रीति के प्रकार जानना है कि रीति से क्या आशय है। ध्वनि को भी आप अच्छे से विस्तार से पढ़िएगा। ये इसलिए भी आपको है कि ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं 1 नंबर के, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य भामा। क्षेमेंद्र ने कौन सा संप्रदाय किया, तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपको, औचित्य संप्रदाय। तो इस प्रकार भी आपको आप इसको याद रखिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। साहित्य का अर्थ क्या है। हम देखिए साहित्य ये मानते हैं, साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर कहा जाता है। तो ये साहित्य है क्या। साहित्य के अंतर मानव द्वारा निर्मित जितना भी गद्य है या पद्य है, वो सब साहित्य है। और बहुत सारी परिभाषाओं में मैं नहीं जाऊंगा, पर आप ये मान के चलिए कि जो हमारे आसपास जितना भी ज्ञान है विचार के रूप में, या वो कहानी के रूप में, या निबंध के रूप में, या कविताओं के रूप में, वो सब साहित्य की श्रेणी में आ जाता है। अब लेकिन सब ही साहित्य नहीं आएगा, हम अब उसको परिभाषा में देखेंगे। फिर हम वहीं संस्कृत आचार्य की ओर जाएंगे। तो आचार्य भामा कहते शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम यानी शब्द और अर्थ सहित जो काव्य है वही क्या है, साहित्य है या काव्य है। देखिए अब जितने भी संस्कृत आचार्य को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि उन्होंने काव्य की चर्चा की है। काव्य, और काव्य से हम क्या मतलब समझते हैं, काव्य से हम अर्थ लगाते हैं जो कविताएं हैं वही काव्य है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जैसा कि आप जानते पहले जो है यानी संस्कृत काल में या रीति काल या उससे पहले ज्यादातर जो बातें होती थी या जो कवि होते थे या लेखक होते थे वो अपनी बातें पद्य में करते थे, यानी कविताओं के माध्यम से ही करते थे। इसलिए काव्य और साहित्य एक ही बात मानी गई है। इसलिए संस्कृत साहित्य में जब भी आप देखेंगे तो केवल आपको साहित्य कहीं लिखा नहीं आएगा, आपको केवल काव्य लिखा हुआ आएगा। तो क्या है, काव्य। और पुरानी विधा, सबसे पुरानी विधा कौन सी है, नाटक। इसलिए नाट्य शास्त्र जो है आता है। तो नाटक क्या है, दृश्य काव्य माना गया उसे भी, दृश्य काव्य। लेकिन नाटक जब जो नाटक मंचित होता था या नाटक के जो मंच पर नाटक खेले जाते थे उसमें जो डायलॉग होते थे वो गद्य में नहीं होते थे, कथन के रूप में नहीं होते थे, वो भी श्लोकों के रूप में होते थे। तो कहने का अर्थ है जब भी संस्कृत साहित्य में काव्य की बात हो रही है तब उसका आप अर्थ लगाइए कि वो साहित्य की ही बात हो रही है। इसलिए आचार्य भामा ने यहाँ पर लिखा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो समझिए उसे शब्दार्थो सहितो साहित्यम, यानी साहित्य और काव्य एक ही बात, इनको आप एक ही माने तभी हम इसको आगे समझ पाएंगे। आगे आचार्य मम्मट हैं, इनकी भी प्रसिद्ध परिभाषा है। ये क्या कहते हैं, तद्दोषो
शब्दार्थो सगुणम अलंकृति पुनः क्वापि। इसका क्या अर्थ है कि दोष रहित, गुण सहित तथा कभी कभी अलंकार रहित होने पर भी सार्थक पदों की रचना काव्य है या सार्थक पदों की रचना साहित्य है। देखिए, जब भी मैं साहित्य या काव्य कहूंगा तो उसे आप साहित्य मानिएगा, साहित्य कहूं तो काव्य मानिएगा, लेकिन काव्य का अर्थ यहां केवल कविताओं से मत लीजिएगा, काव्य में नाटक भी आ गया है। तो यहां पर आप उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझे होंगे, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं आचार्य मम्मट कि दोष रहित जो रचना है और शब्द अर्थ से युक्त है, गुण सहित है और कभी कभी अलंकार भी आ जाए तो वो काव्य है। इनकी परिभाषा के अनुसार काव्य का मुख्य लक्षण क्या है? गुण है ना, गुण। और गुण क्या है? गुण लक्षण यानी अदर क्या है? गुण से मतलब यह है कि मुख्य ना हो, वो है अलंकार। तो मम्मट के अनुसार गुण तो काव्य में प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं और अलंकार इस शरीर की शोभा में वृद्धि करते हैं। ठीक है। अगले आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो वाक्यम रसात्मक काव्य यानी रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, जिसमें रस आए वो, इसलिए आचार्य विश्वनाथ को रसवादी आचार्य माना गया है। और ये भी बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ की, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य हैं। तो ये तो हो गई साहित्य की परिभाषा, या कहना चाहिए काव्य की परिभाषा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इनको। रमणीय अर्थ है ना, रमणीय अर्थ का, रमणीय का अर्थ आप समझ रहे, रमणीय यानी जो हमें अच्छा लगे, है ना, वह शब्द जो लोकोत्तर अर्थात अलौकिक आनंद में वृद्धि करे, वही काव्य है ना। और रमणीय शब्द की व्याख्या भी उन्होंने की है। वे कहते हैं कि जिसके ज्ञान से लोकोत्तर यानी लौकिक के अलावा अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो, वह अर्थ रमणीय है। लेकिन इस अर्थ से तो रमणीय की अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए उसको क्या किया गया है, परिधि में बांधा गया है। और उसकी व्याख्या इस प्रकार की गई कि जिस शब्द अथवा शब्दों के अर्थ की भावना करने से किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो, उसको या उस रचना को काव्य कहते हैं। तो ये मुख्य साहित्य की परिभाषा है जो कि मैंने आपको बताया। मैं स्वरूप के बारे में आपको बता दूं कि साहित्य का स्वरूप क्या है। देखिए, स्वरूप का अर्थ क्या है? स्वरूप का अर्थ है वो दिखने में कैसा है। तो देखिए, ये तो इनविजिबल चीज है, यानी एब्स्ट्रैक्ट है, एक प्रकार की संकल्पना पढ़ रहे हैं हम कि साहित्य क्या। साहित्य कहीं दिखाई थोड़ा देता है कि वहां बनारस में रहता है साहित्य, कि भोपाल में उसका एड्रेस है। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसका स्वरूप कैसा है क्या? तो इस साहित्य क्या है, इसको जानने के लिए हम इसके तत्व के बारे में जानते हैं कि ये तत्व कितने हैं। तो देखिए, तत्व 4 माने गए, मुख्य रूप से 3 है, पर ज्यादातर आधुनिक पुस्तकों में आप देखेंगे तो 4 मिलेंगे। भाव तत्व, साहित्य के स्वरूप को जानने के लिए आप जानिए भाव तत्व बहुत महत्वपूर्ण है साहित्य में या काव्य में। यानी काव्य की आत्मा ही भाव है। और दूसरा होता है कल्पना। जब कोई कवि या लेखक जिसके पास कल्पना का प्रयोग करता है ना, जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक लिखा तो पूरा इतिहास से नहीं लिया, उन्होंने कल्पना का भी सहारा लिया, तभी वो इतने उत्कृष्ट नाटक कर पाए। अगर वह कल्पना नहीं डाले तो क्या हो जाएगा? तो पूरा इतिहास बन जाएगा और इतिहास में नीरसता रहती है। कल्पना तत्व जब कोई कवि या लेखक अपनी रचना में कल्पना तत्व लेकर आता है तो उससे रचना क्या सजीव बनती है और आस्वादन के लायक बनती है, उससे आनंदित होता है दर्शक या जो पाठक है। तीसरा है बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व क्या है? बुद्धि तत्व कल्पना को अनियंत्रित होने से बचाता है। देखिए, ये बुद्धि लिखा है, वो बुद्धि त्रुटि बस लिखा गया है। तो बुद्धि तत्व को यानी कल्पना लोक में सब चला जाए, पूरी फैंटेसी में चला जाए और यथार्थता के धरातल पर कवि या लेखक ना रहे तो क्या होगा? तब बुद्धि उसे बचाती है। बुद्धि क्या करती है? उसे कंट्रोल करती है कल्पना। और चौथा है शैली तत्व। शैली क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है या स्टाइल, इसको कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो आपका शैली तत्व है वो भाव, कल्पना और बुद्धि तत्व से अनुभूति से संबद्ध है ना। ये तीनों का संयोग कह सकते हो आप। तो यहां पर
साहित्यकार जिस भाषा, रूप और ढंग से अपने विचारों को प्रकट करता है वही शैली है ना। अब जैसे जयशंकर प्रसाद जी की जब आप रचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें संस्कृत निष्ठ बिल्कुल हिंदी आएगी। पंत की भाषा देखिए आप, जब वो पल्लव लिखते हैं तो भाषा अलग होती है, ग्राम्य लिखते हैं तब भाषा अलग होती है, लेकिन वहीं ताजमहल कविता लिखते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है। तो कहने का आशा है कि इसका एक लेखक की लेखनी जो होती है, जैसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं देखें, उनके निबंध देखिए तो कितना उन्होंने वनोविकार से संबंधित जो एब्स्ट्रैक्ट, जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, जो संकल्पनात्मक संकल्पनाएं हैं या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर किया है अपने निबंधों में। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काव्य के प्रयोजन क्या है। प्रयोजन का अर्थ समझिए आप। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, यानी कोई ना कोई जो रचना होती है, कवि जो रचना लिख रहा है या लेखक जो निबंध लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, नाटक लिख रहा है, कविता लिख रहा है, महाकाव्य लिख रहा है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। तो ये काव्य के प्रयोजन या साहित्य के प्रयोजन माने गए हैं कि रचना से क्या प्राप्त होगा, जैसे धन, यश, आनंद। तो बहुत सारे विद्वानों ने, वही फिर संस्कृत पे बात आती है, पर जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने जितने भी काव्य प्रयोजन है उनका समाहार करते हुए एक सूत्र दिया है, एक श्लोक दिया है, इसको देखिएगा। काव्यम यशस्ये अर्थकृते व्यवहार विदे सेवेत्तर रक्षते सद्दा परिनिर्वत्ते कांत सम्मति तयोपदेश युजे। ये काव्य प्रकाश में कहा है। काव्य प्रकाश उनका मम्मट जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऐसा भी 1 नंबर का प्रश्न आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रयोजन है, यश प्राप्ति, यानी अगर कोई लेखक कोई रचना लिख रहा है या प्रसाद जी ने कामायनी लिखी तो यश प्राप्त करने के लिए ऐसा माना जाता है कि वो लेखक चाहता है नहीं मेरा नाम हो, मुझे यश मिले। और क्या होता है, धन प्राप्ति, रोजगार भी चलाना है ना। ऐसा नहीं कि सभी ये चाहते हैं, किसी किसी का धन प्राप्त करना भी उद्देश्य हो सकता है। फिर कोई ये चाहता है कि मुझे नॉलेज होना चाहिए और व्यवहार का ज्ञान हो, इसलिए भी काव्य की रचना की जाती है, साहित्य की। ऐसा माना गया मम्मट ने अमंगल का नाश हो, है ना। जैसे आपको पता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक रचना लिखी थी, उनके यहाँ कंधे में बहुत दर्द था, तो ऐसा माना जाता है कि उसके निवारण के लिए, दर्द को निवारण के लिए, तो अमंगल ना हो। इसलिए आपने देखा है, आप जब परीक्षा के समय मंदिर जाना ज्यादा शुरू कर देते हैं कि अमंगल ना हो, रिजल्ट अच्छा रहे, तो आप करते हैं ना क्रिया, अमंगल का नाश हो। तो ऐसा काव्य का प्रयोजन माना गया। स्वयं रसास्वादन, ये जो सद्दा परिनिर्वृत्त है, इसका अर्थ है स्वयं, यानी हमें अच्छा लग रहा है, मैंने ये कविता इसलिए लिखी कि मुझे अच्छी लग रही है, ऐसा लेखक मान। तो ये भी एक क्या है, काव्य का प्रयोजन है। और एक कांता सम्मत उपदेश, यानी कांता यानी होते हैं स्त्री, यानी पत्नी, पत्नी के जो मधुर मधुर उपदेश है उसके समान ऐसा माना गया है। तो इसका क्या मतलब है कि किसी को डांटना हो ना, प्यार से डांटना है। रचनाएं लिखते हैं कवि, आपने देखा होगा परशुराम की प्रतीक्षा लिखी थी रामधारी सिद्दनकर ने, जब 1962 में चीन से हम युद्ध हार गए थे, तब उन्होंने रचना लिखी थी परशुराम की प्रतीक्षा, और उसमें उन्होंने पूरी विदेश नीति की आलोचना की थी, ऐसा मान सकते हैं आप। अब अगले प्रश्न पर चलते, काव्य हेतु क्या है। काव्य हेतु क्या है, देखिए काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य के उद्देश्य हैं, और काव्य हेतु क्या है, रचना के कारण। यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण कोई कवि कविता लिखता है या कोई नाटककार नाटक लिखता है ना। तो इस पर सबसे पहले आचार्य भामह ने विचार किया था, और मम्मट ने फिर यहां पर समाहार किया है। 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये 3 काव्य के हेतु माने गए, यानी इनके कारण ही रचना हो पाती है, कारण है। प्रतिभा से अर्थ होती है ये जन्मजात होती है, यानी ऐसा गुण, ऐसा टैलेंट कह सकते हो। प्रतिभा यानी टैलेंट, ये जन्मजात होती है, वंशानुगत होती है, ऐसा मानना है मम्मट का। व्युत्पत्ति यानी बहुज्ञता, आपको पूरा नॉलेज है, आपको उचित अनुचित का भी ज्ञान है, विवेक कह सकते हो उसको, व्युत्पत्ति को आप। और अभ्यास यानी निरंतर, यानी करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजाने। इससे भी क्या हो सकता है, आप लिख बार बार अभ्यास करके भी अच्छे बन सकते हैं, इससे रचना कर सकते हैं। और जो आचार्य दंडी है ना, उनने इसे प्रमुख माना है अभ्यास को। वो ये कहते हैं प्रतिभा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, व्युत्पत्ति और अभ्यास से ही आप अच्छे कवि बन सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो समाप्त हो गई है ना।
आप इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।